Everyone, in this video we are going to discuss CTET previous year questions from class 8th geography chapter number 6 human resources. Let us see the first question. The first question is, which of the following are the push factors affecting migration? कौन से push factors हैं आपसे ये पूछा हुआ है. माइग्रेशन दो फैक्टर से अफेक्ट होता है. द फर्स्ट वन इज़ पुश फैक्टर्स एंड द सेकेंड इज़ पुल फैक्टर्स. पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं, वो नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लोग अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट होते हैं. पुल फैक्टर्स वो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लोग अट्रैक्ट होके शिफ्ट करते हैं. तो हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे पुश फैक्टर्स. लेट अस सी द ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन इज़ नेचुरल डिज़ास्टर. एक पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया तो वो लोग छोड़कर उस जगह को चले जाएंगे, तो एक पुश फैक्टर हुआ. सेकेंड इज़ स्कैरसिटी ऑफ वाटर. अगर पानी की कमी है तो एक नेगेटिव फैक्टर है जिसकी वजह से लोग अपनी डेस्टिनेशन को छोड़कर किसी और डेस्टिनेशन पे, किसी और प्लेस पे शिफ्ट हो जाएंगे. द थर्ड इज़ हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अच्छे स्टैंडर्ड्स है रहने के, तो ये तो पॉजिटिव हुआ, तो ये हमारा पुल फैक्टर होगा, ना कि पुश फैक्टर. सो सी इज़ रॉन्ग. डी सेज एजुकेशन. अगर कहीं पे अच्छी एजुकेशन अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि वो जगह पॉजिटिव फैक्टर को शो कर रही है, तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं हो सकता. तो हम देख रहे हैं सिर्फ ए और बी है जो कि पुश फैक्टर है, सी और डी आपके पुल फैक्टर्स हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव फीचर्स हैं. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ओनली ए एंड बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements and choose the correct option. First statement is, an economically developed country could be a densely populated country. बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है कि कोई भी एक डेवलप्ड कंट्री है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड हो सकती है. ऑफ कोर्स हो सकती है. सेकंड इज़, अगर बहुत सारी वुमेन है एक पॉपुलेशन के बेस में, पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस तरीके का आप लगा लो, अगर यहाँ पे बहुत सारी वुमेन हैं तो इसका मतलब है कि नेसेसरली वुमेन की जो पोजीशन है सोसाइटी में वो बेटर होगी. दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्टर से कि अगर पॉपुलेशन वुमेन की ब्रॉड है बेस में, ये एक नेसेसरी है. भाई अगर ये पॉपुलेशन वुमेन की ज़्यादा है तो मतलब कि वुमेन की पोजीशन बेटर ही होगी सोसाइटी में, ये नेसेसिटी है. दिस इज़ रॉन्ग. ज़रूरी नहीं है कि वुमेन की पोजीशन सोसाइटी में बेटर हो अगर वो पॉपुलेशन में ज़्यादा है बेस में. थर्ड इज़, पॉपुलेशन पिरामिड आपका क्या दिखाता है? पॉपुलेशन पिरामिड एक टूल है जो आपको दिखाता है पॉपुलेशन का कंपोजिशन एक कंट्री का. दिस इज़ ट्रू. ये आपकी डायरेक्टली डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ओनली ए एंड सी आर करेक्ट. Let us see the third question. The question is, the teacher was dealing with the theme population in her class. Teacher theme population class में पढ़ा रही थी. She asked students to calculate increase in population. टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि आप बताओ कितना इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन में, यूजिंग बर्थ्स, यूजिंग डेथ्स, यूजिंग इन माइग्रेशन, यूजिंग आउट माइग्रेशन, एक पर्टिकुलर रीजन में दो समय के बीच में. तो उन्होंने बेसिकली टीचर ने क्या टास्क दिया इन चारों में से, आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए. लेट अस सी वन बाय वन अबाउट ऑल ऑफ देम. द फर्स्ट इज़ डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की डेंसिटी की, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि इंडिया की डेंसिटी एक पर्टिकुलर एरिया में एवरेज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं. ये आपके लिए नंबर इम्पॉर्टेंट है 382. आपसे आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि एवरेज डेंसिटी क्या है इंडिया की. तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन से आप क्या समझते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, और एवरेज इंडिया में 382 पर्सन्स रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर. सेकेंड ऑप्शन है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने आपके मेन हैं, कितनी वुमेन हैं, कितने ओल्ड एज के पीपल हैं. इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. थर्ड आपका पॉइंट है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन है एक जगह की वो नेचुरली कितना ग्रो कर रही है.
तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 4 फैक्टर से डिटरमाइन होती है। फर्स्ट होता है आपका बर्थ रेट, सेकंड होता है आपका डेथ रेट, थर्ड होता है आपका इन माइग्रेशन, फोर्थ होता है आपका एक्स माइग्रेशन। और ये चारों पॉइंट्स हमको हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, बर्थ्स, डेथ्स, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन को हम एक्स माइग्रेशन भी कहते हैं कि बाहर की तरफ जो माइग्रेशन हो रही है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का था नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बट आपके लिए बाकी तीनों पॉइंट्स भी समझना इंपॉर्टेंट है। द फोर्थ ऑप्शन सेज रेट ऑफ माइग्रेशन इन पॉपुलेशन। अगर सिर्फ रेट ऑफ माइग्रेशन और इन पॉपुलेशन की बात करी जाए तो वो हमें क्या बताता है, इसको निकालने के लिए, रेट ऑफ माइग्रेशन को निकालने के लिए सिर्फ हमें इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन का ही पता होना चाहिए। इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट का कोई भी काम नहीं है। बर्थ रेट और डेथ रेट का रेट ऑफ माइग्रेशन में कोई भी काम नहीं है। आपको ये चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट वाज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इंडिया की जो डेंसिटी है वो एवरेज 82 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। सेकंड आपका पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि मेन, वुमेन, ओल्ड एज, एडोलेसेंट कितने हैं। जब हम बात करते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की तो हम 4 फैक्टर्स देखते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन। रेट ऑफ माइग्रेशन का मतलब होता है कि कितने लोग एक पॉपुलेशन से बाहर गए, माइग्रेट कर गए, और कितने लोग अंदर आए, आउट माइग्रेट कर गए और इन माइग्रेट कर गए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेट ऑफ माइग्रेशन इन पॉपुलेशन। द फोर्थ क्वेश्चन इज ड्यू टू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स आर डिक्रीजिंग। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही हैं, इसलिए चाइल्ड का जो डेथ रेट है, चिल्ड्रन का जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और सर्वाइवल रेट बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है यंगर एज में, मतलब कि बच्चों की जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ रहा है और डेथ कम हो रही है। इस केस में जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो कैसा होगा? पॉपुलेशन पिरामिड अगर हम बनाएं, उसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि चाइल्ड रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब कि नीचे वाले लेवल पे बच्चे अवेलेबल होंगे। नीचे जब हम पॉपुलेशन पिरामिड बनाते हैं तो सबसे पहले हम बेस पे दिखाते हैं कि कितने चिल्ड्रन हैं। तो इस एज में 0 to 4 कैटेगरी या 0 to 2 की कैटेगरी में ब्रॉड होगा। तो फर्स्ट आपका पॉइंट ठीक है कि वाइडर होगा बेस, बहुत चौड़ा बेस होगा। फिर हमें बताया कि सर्वाइवल रेट भी बढ़ रहा है। अगर सर्वाइवल रेट बढ़ रहा है तो बच्चों की डेथ कम होएगी, जिससे कि जो आगे पिरामिड हम बनाएंगे वो ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा। तो सेकंड पॉइंट भी आपका करेक्ट है। फिर थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि ये ट्रायंगुलर शेप बनेगा। ट्रायंगल की शेप तो ऐसी ही होती है, मतलब कि ये डिक्रीज़ होता जाता, पर हम देख रहे हैं ये डिक्रीज़ नहीं हो रहा क्योंकि सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज़ हो गया बच्चों का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज while teaching about migration in her class, which of the following factors could be considered as irrelevant by the teacher? टीचर को पढ़ाना है माइग्रेशन के बारे में, तो कौन कौन से फैक्टर्स को टीचर कंसीडर करेगी? हम देख रहे थे कि पुश और पुल 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं, तो टीचर दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करेगी। द फर्स्ट पॉइंट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़। अगर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर एरिया में तो लोग उस एरिया में माइग्रेट करना चाहेंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड इज़ इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ये एक पुल फैक्टर है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अवेलेबल है तो लोग उस एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं। द थर्ड ऑप्शन इज़ मैरिज। हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में एंड एज वेल एज एट इंटरनेशनल लेवल लोग मैरिज के बाद कई जगह माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे उनका स्पाउस होता है, पार्टनर होता है। देन दिस इज़ ऑल्सो द फैक्टर, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वुमेन है वो माइग्रेट करती हैं आफ्टर द मैरिज। So the correct answer for this question was option number 4. All A, B and C are correct. The next question is, a teacher who was teaching about migration in her class used the following example. टीचर ने एक एग्जाम्पल दिया है माइग्रेशन को पढ़ाते हुए। जो एग्जाम्पल है श्री देवी हु बिलोंग्स टू अ फिशिंग कम्युनिटी। श्री देवी जो कि एक फिशिंग कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, वो माइग्रेट कर जाती हैं चेन्नई में सुनामी के बाद, जब सुनामी उनके विलेज को डिवास्टेटेड कर देती हैं। तो बेसिकली श्री देवी अपने विलेज को छोड़ के किसी और विलेज में चली गई हैं सुनामी के बाद। इस कंसेप्ट को, जो हम श्री देवी का कंसेप्ट एग्जाम्पल दिया मैम ने, वो किस कंसेप्ट को रिवील करता है? तो इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप अंदर आ रहे हो किसी पॉपुलेशन में। ई माइग्रेशन का होता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया से जा रहे हो।
पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन होता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में एक पॉजिटिव फैक्टर दिख रहा है जिसकी वजह से आप अपनी प्लेस को छोड़ के किसी और प्लेस में जा रहे हो। पुश फैक्टर होता है कि आपकी खुद की प्लेस में कोई एक नेगेटिव फैक्टर आ गया है जिसकी वजह से आपको आपकी प्लेस छोड़कर दूसरे प्लेस पे जाना पड़ रहा है। तो हम जैसा कि इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि श्रीदेवी को अपना पर्टिकुलर प्लेस छोड़ना पड़ा है सुनामी की वजह से। तो सुनामी यहाँ पे क्या हो गया है कि नेगेटिव फैक्टर हो गया जिसकी वजह से श्रीदेवी अपना प्लेस छोड़ रही हैं। सो इट इज़ अ पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पुल फैक्टर्स इम्पैक्ट माइग्रेशन। पुल फैक्टर्स मतलब कि पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे। So let us see one by one. First is good opportunities for work. तो ये एक पॉजिटिव ऑप्शन है कि अगर एक पर्टिकुलर प्लेस में गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क हैं तो लोग वहाँ पे माइग्रेट करना पसंद करेंगे। सेकंड इज़ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़। एक पर्टिकुलर प्लेस में अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव मिल रही हैं तो लोग वहाँ पर जाना चाहेंगे। थर्ड इज़ पॉवर्टी। अगर कोई गरीब देश है या फिर से कोई प्लेस है वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है या फिर से डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो ये तो नेगेटिव फैक्टर हो गया, वहाँ पे रहना कोई भी पसंद नहीं करेगा। सो इट इज़ पुश फैक्टर नॉट पुल फैक्टर। फोर्थ इज़ हायर वेजेस। हायर वेजेस कहीं मिल रही हैं तो अच्छी बात है, ये भी एक पुल फैक्टर हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ओनली A, B and D आर करेक्ट। The last question of this chapter is a teacher is teaching about population and its composition in her class. She shows a population pyramid to her students that is broad at its base. Base जो है वो broad है and rapidly narrowing towards the top. Rapidly बहुत जल्दी से narrow होता जा रहा है टॉप पे जाते हुए। तो किस कंट्री के पिरामिड की यहाँ पे बात करी जा रही है? यहाँ पे बात करी जा रही है पिरामिड ऑफ कीनिया की। अगर आपको नहीं याद रहता कि कौन सी कंट्री का कैसा पिरामिड है तो एक बार अपनी NCERT बुक्स में से गो थ्रू कर लो। 3-4 कंट्रीज़ के ही सिर्फ पिरामिड दिए हुए हैं, जैसे कि इंडिया का दिया हुआ है, जापान का दिया हुआ है और कीनिया का दिया हुआ है। कीनिया का पिरामिड कुछ इस तरीके का है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का पिरामिड धीरे धीरे से स्लो होता जाता है क्योंकि हमारी एडोलेसेंट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे वो ब्रॉड होता है। अगर हम बात करें जापान का तो जापान का इरेगुलर सा पिरामिड है, कभी वो ब्रॉड हो रहा है कभी वो नैरो डाउन हो रहा है। इस तरीके का आपका कुछ जापान का पिरामिड है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।